20 अगस्त सन 2023 को पूछे गए उर्दू के पेपर 2 की दूसरी जबान की आंसर की को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पैसेज दिख रहा होगा, पैसेज छोटा सा है, कहिए तो मैं पैसेज को पढ़ देता हूँ। मुंशी जी कह रहे हैं कि भाई आज एक कोठी देखी थी, अच्छी खासी है, बजाय इसके कि जमीन खरीदी जाए, फिर उस पर इमारत बने, चमन लगाया जाए और इस किस्म के बहुत से दर्दसर मोल लिए जाएं। मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाएगी तो सबसे अच्छा। अभी नहीं है, शायद 10 बरस की हो। उसके बाद बीवी जब पूछ रही है कि तो कौन ले रहा है वो कोठी, तो मुंशी जी जवाब दे रहे हैं फिर वही, अरे साहब मेरा ही इरादा है, कौन लेता है, और मियाँ सलीम मोटर रखने की जगह है। बीवी बात काट कर कहती हैं कि मुझे शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। उसके बाद सलीम सलीम बोल रहा है कि आखिर मालूम तो कि किस्सा क्या है, यानी आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी। तो बीवी बीच में कह रही है कि सलीम जरा इनसे पहले ये पूछ लो कि रुपया कहाँ है। अब ये पैसेज था, अब इससे रिलेटेड सवालात देखते हैं। पहला सवाल है कि मुंशी जी ने बीवी से क्या देखने को कहा, तो कोठी देखने को कहा। मुंशी जी ने नई कोठी कितने साल पुरानी बताई, 10 बरस पुरानी बताई। कौन खरीद रहा है कोठी, ये सवाल किसने पूछा था, तो बीवी ने पूछा था। मुंशी जी ने सलीम को किसके रखने की जगह बताई, तो मोटर के रखने की जगह बताई थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 125 में ये पूछा गया है कि बीवी ने सलीम से मुंशी जी से क्या पूछने के लिए कहा, तो बीवी ने सलीम से कहा कि इनसे पूछो कि रुपया कहाँ है, यानी रुपया के बारे में पूछने के लिए कहा। जमीन का मुतजाद पूछा था तो आसमान होगा, और आपसे पूछा था इमारत की जमा, तो इमारतों हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 128 से 135 तक के लिए एक और पैसेज है, इसे पढ़ते हैं, फिर इससे मुताल्लिक सवालों के जवाब देंगे। पानी के बाज़ कछुए निहायत बदरंग बादामी होते हैं और चट्टान जैसे लगते हैं। आबी कछुओं की नज़र बहुत तेज़ होती है। बाज़ कछुओं की बीनाई तो ऐसी तेज़ होती है कि रंगों की तमीज़ कर लेते हैं। बीनाई तेज़ होने की वजह से खाने पीने के सामान की तलाश भी आसान हो जाती है। आम कछुओं और आबी कछुओं के सुनने की सलाहियत भी अच्छी खासी होती है। आबी कछुए मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े, मछलियाँ और आबी झाड़ियाँ खाकर पेट भरते हैं। हिंदुस्तान और उसके गिरदोनवाह के बाज़ मुल्कों के बड़े बड़े दरियाओं में रहने वाला तंग सर और नर्म खोल वाला आबी कछुआ सिर्फ जिंदा मछली खाता है। ये पैसेज था। पैसेज से मुताल्लिक सवाल है कि पानी के कछुए किस जैसे लगते हैं, तो चट्टान जैसे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा है कि आबी कछुओं की नज़र कैसी होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है ना। अगले सवाल में पूछा है कि कुछ कछुओं की बीनाई तेज होने की वजह से उन्हें क्या करने में आसानी होती है, तो खाने पीने के सामान को तलाश करने में आसानी होती है। 131 में पूछा है कि आबी कछुओं और आम कछुओं में क्या सलाहियत होती है, तो सुनने की सलाहियत होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि आबी कछुए क्या क्या खाकर पेट भरते हैं, तो कीड़े मकोड़े, मछलियां और आबी झाड़ियां खा करके आबी कछुए पेट भरते हैं। हिंदुस्तान और उसके आसपास के मुल्कों के बड़े बड़े दरियाओं में रहने वाले कछुए कैसे होते हैं, तो तंग सर और नर्म खोल वाले होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। चट्टान की जमा चट्टानों होगी और आम का मुतजाद हो जाएगा खास। ठीक है ना। 135 तक के सवालात हल हुए। अब पेडागोजी के सवालात देखते हैं। पहला जो सवाल है उसमें दावा और दलील दी गई है। देखिए दावा है
कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी माविन सरकारी ज़बान है, यानी कि एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो बिल्कुल सही बात है, दावा सही है। लेकिन हिंदुस्तानी स्कूल में अंग्रेजी गैर मुल्की ज़बान के हैसियत से नहीं बल्कि सेकेंड लैंग्वेज की हैसियत से पढ़ाई जाती है। तो इसलिए दावा तो सही है, दलील गलत है। तो दावा सही, दलील गलत, यानी कि अलिफ सही लेकिन बी गलत है, अलिफ सही लेकिन बे गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है दर्जल में से कौन ज़बान के खसाइस में शामिल नहीं है। तो ज़बान समाजी होती है, मुनज़्ज़म होती है और अलामती होती है, लेकिन ज़बान जामिद नहीं होती है, यानी कि लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है, कहाँ गया, 138। यहाँ पे भी दावा और दलील दी गई है। दावा में ये कहा जा रहा है कि तलबा को साबिका मालूमात को दोबारा याद करने के लिए आमादा करना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसने रिकॉल का तर्जुमा याद करना किया जो कि निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे रोट या फिर मेमोराइज नहीं है बल्कि रिकॉल है, यानी इसका सही तर्जुमा यादा होना चाहिए था। तो दोबारा की वजह से ये सेंटेंस गलत नहीं, दोबारा याद करने की वजह से ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, सही होगा, क्योंकि तलबा को प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज हैं वो रिकॉल करना नई मालूमात से रिलेशन कायम करने में हेल्पफुल होता है। यानी कि दावा सही है, दलील भी सही है, अलिफ और बे दोनों सही हैं, और जो बे है वो अलिफ की सही तौज़ी है। तो अलिफ और बे दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। 8वीं जमात का एक उस्ताद है, ये तो ऐसा सवाल है जो समझ में ही नहीं आ रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। इस पे हम लोग स्टार मार्क करते हैं, बाद में इसको ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इसका जवाब तलाश करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 140 में सबक का मंसूबा बनाने में एक मकसद ये भी तय किया जाता है कि आमोदगार ग्राहकों के लिए मखसूस तजारती और कारोबारी जवाब तैयार करने के अहल हो जाएं। तो ये जो मकसद है मिनरदिल में से, ये मकसद मिनरदिल मतन की एक सिन्फ से मुताबिकत रखता है, यानी कि ग्राहकों के लिए मखसूस तजारती और कारोबारी जवाब तैयार करना। तो ये किस में होगा, तो लेटर यानी कि ख़त में होगा। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन मुनासिब लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए कि उस्ताद तलबा से तस्वीर में बने 5 मौसीकी आलात यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको गौर से देखने के लिए कहता है और उन पर बहस करने के लिए कहता है कि वो मुख्तलिफ सियाक में किस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह वकूफ़ी महारत का इंतखाब कीजिए, उस वकूफ़ी महारत का इंतखाब कीजिए जो सरगर्मी से मेल खाती है। तो देखिए अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है ये पूछ रहा है। तो इसमें जो कॉग्निटिव स्किल आपकी यूज़ होगी वो होगी एनालिसिस करना, यानी कि तज्जिया करना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 141 के बाद क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। 142 में क्या पूछा है कि जब एक ज़बान बोलने वाले किसी मौजू पर बात करते करते रस्मी से गैर रस्मी हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जब आप फॉर्मल से इनफॉर्मल हो जाएंगे तो इसे हम कोड स्विचिंग कहेंगे, ठीक है। कोड स्विचिंग यानी कि कोड बदलना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अपनी कम्युनिटी में दूसरे लोगों के साथ बच्चों का गैर रस्मी तामुल दोस्ती और मनासिब की किस किस्म के इस्तेमाल पर मबनी है। तो लिसानी मुआशरतकारी यानी कि लैंग्वेज सोशलाइजेशन पे मबनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के बारे में कवायद आमोज़गारों को रास्ता दिखाते हैं, ताकि जब हम वोकैबलरी पढ़ाते हैं तो इसमें जो ग्रामर है वो हमें रास्ता दिखाता है। क्यों रास्ता दिखाता है,
लफ्ज़ों को उनके मानी और तरसील से जोड़ सकें, ये रास्ता दिखाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 भी कुछ हद तक इसमें सही लग रहा है कि रस्मी हालात में ज़्यादा सेहत व कतइयत से और एतमाद से बात करें, ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है। बाकी ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक हम इसके जवाब में रद्द बदल करेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगले सवाल में पूछा गया कि 10 जेल में से कौन क्लासरूम में ज़बान के आमोजगारों के लिए माखज़ नहीं है। तो देखो, दीवारों पे जो अल्फाज होते हैं वो सोर्स हो सकता है, रीडिंग कॉर्नर भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकती है, लेकिन क्लासरूम का जो प्रोसीजर होता है या क्लासरूम के जो काम है वो माखज़ तो नहीं है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब होगा। यहाँ पे दावा और दलील दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। दावा है कि ज़बान के उस्ताद को इनफिरादी आमोज़िश के लिए मंसूबा बनाना चाहिए, सही बात है। दलील है कि नई ज़बान की आमोज़िश में आमोज़गारों में तनव्वुर होता है, यानी कि जब न्यू लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं तो इनमें डाइवर्सिटी आती है बच्चों में। तो यहाँ पे दावा और दलील दोनों सही है। तो दावा भी सही है, दलील भी सही है, और जो दलील है ना वो दावा की सही तौज़ीह है। तो अलिफ और बे दोनों सही है और बे अलिफ की सही तौज़ीह है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। किस तरीक़ेकार में आमोज़गारों की पहली ज़बान तदरीस में मरकज़ी किरदार अदा करती है? तो जो आपका कवायद के इतलाक़ का तरीक़ा है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है, उसमें आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट रोल और सेंट्रल रोल अदा करती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 148, देखिएगा ध्यान से कि आमिर की पहली ज़बान भोजपुरी है, ठीक है? तमिलनाडु आने के बाद वो भोजपुरी नहीं अंग्रेज़ी में लोगों से बातचीत करता है। इस तरह नई दूसरी ज़बान मुकामी ज़बान की जगह ले लेती है, तो इसे आप क्या कहेंगे? यानी कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज ने रिप्लेस कर लिया, तो इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है? यानी कि इसे हम उर्दू में कहेंगे तफरीकी ज़ू लिसानियात, सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। 149 है कि कौन माक़बल मुताले की सरगर्मी की तायद करता है? तो माक़बल मुतालिया यानी पढ़ने से पहले का मुतालिया ये है कि आप प्रेडिक्शन करें, पेशगोई करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। 150 का जो सवाल है 150 नंबर का, उसमें क्या कह रहा है कि कौन मुआवनती तदरीस यानी कि रेमेडियल टीचिंग के बारे में दुरुस्त है? तो कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इजाफी नंबर देना जी नहीं, गैर मामूली ज़हीन बच्चों पर इजाफी तवज्जो देना नहीं, पसमानदा से हमदर्दी नहीं, कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ताउन फराहम करना, ये सही बात है। ये रेमेडियल टीचिंग के बारे में करेक्ट है कि आप सपोर्ट करें बच्चों का और उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करवाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। तो ये था सीटेट के पेपर 2 की दूसरी ज़बान में पूछे गए सवालात का जवाब। उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए होंगे। याद रखिएगा ये एक अनऑफिशियल आंसर की है, वैसे तो हत्तल-इम्कान कोशिश की गई है कि सभी जवाब सही हों, लेकिन फिर भी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तभी हम कहेंगे कि हमारा जवाब और सीटेट का जवाब सेम है या नहीं है। तो चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।